नर्स धीरे धीरे शाओ का ब्लड निकालने की तैयारी कर रही थी और लियान बड़े ध्यान से ये सब देख रहा था। तभी शाओ उससे पूछता है, ओ हाँ सीनियर, मैं आपसे। शाओ भी ये बोल ही रहा था कि तभी जोरो की आवाज आती है। टेबल पे रखी सारी मेडिसिन ट्रे और इंस्ट्रूमेंट्स नीचे गिर चुके थे और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि नीडल लगने की पॉसिबिलिटी को महसूस करके शाओ के हाथ से रिफ्लेक्स हुआ और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिससे सारी चीजें नीचे जमीन पे गिर गईं। शाओ तो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नजरें नीचे झुका के सैड टोन में नर्स से बोलता है, आई एम सॉरी, मेरे रिफ्लेक्स की वजह से हमेशा ऐसा हो जाता है। इस पे नर्स शाओ से कहती है कि तुम्हारे रिएक्शंस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ब्लड नहीं ले पाऊंगी। लियान शाओ का हाथ थाम के खड़ा था। वो नर्स से कहता है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नर्स मान जाती है। लियान शाओ को ले जाके बेड पे बिठाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? शाओ धीरे से बोलता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो अपनी पपी आइज के साथ लियान को देखते हुए आगे कहता है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सीनियर, मुझे सिरप पीने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शाओ को इतने क्यूट तरीके से ये सारी चीजें बोलते हुए देख के लियान स्माइल करते हुए मन में सोच रहा था, ये तो काफी चाइल्डिश है पर थोड़ा सा क्यूट भी है। इंजेक्शन को देख के बेहोश हो जाना ये तो साइकोसोमैटिक रिएक्शन है। ऐसी सिचुएशन में खुद के ऊपर कंट्रोल रख पाना काफी डिफिकल्ट होता है। आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसको अजीब से डर नहीं होते? जैसे कि मुझे बिल्लियों से डर लगता है। अगर मैं किसी बिल्ली को अपने सामने देखता हूँ तो मेरा पूरा शरीर ही नम हो जाता है। ये सारी चीजें सोचते हुए लियान शाओ से पूछता है, क्या तुम शांत हो गए हो? शाओ धीरे से हाँ बोलता है। फिर लियान उसके बगल में ही बेड पे बैठते हुए आगे पूछता है, वैसे तुम उस टाइम क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे? शाओ स्माइल करते हुए उसे बताता है, एक्चुअली मैं एक पांडा ब्लड टाइप हूँ, RH नेगेटिव के साथ। गाइस, RH नेगेटिव ब्लड टाइप को कभी कभी पांडा ब्लड भी कहा जाता है क्योंकि ये काफी रेयर होता है। पांडा ब्लड कहने का मतलब ये हुआ कि ये ब्लड टाइप पांडास की तरह ही रेयर होता है। शाओ की बात सुन के लियान बोलता है, एक्चुअली कोइंसिडेंटली मैं भी यही हूँ। मेरा भी ब्लड टाइप AB है। अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो पूरी कंट्री का कोई भी ब्लड बैंक मुझे ब्लड दे सकता है। इस पे शाओ तुरंत बोलता है, ओह तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक जीता जागता ब्लड बैंक आपके सामने ही है जो आपको फ्रेश ब्लड जनरेट करके दे सकता है। शाओ की बात सुन के लियान हंसते हुए कहता है, क्या तुम भी AB हो? बड़ी सी स्माइल करते हुए जवाब देता है, हाँ, ऐसा लगता है कि सीनियर और मुझे मिलना तो किस्मत में ही लिखा हुआ था। अब मैं थोड़ा सा काम डाउन हो गया हूँ तो सीनियर चलिए ब्लड दे देते हैं। ये बोलते हुए शाओ तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है। वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। उसे अचानक से ऐसे एक्साइटेड रिएक्ट करते हुए देख के तो लियान कंफ्यूज ही हो जाता है। वो मन में सोच रहा था कि ये अचानक से इतना मोटिवेटेड फील क्यों कर रहा है। अरे लियान, तुम क्या जानोगे? शाओ के मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो बड़ी सी स्माइल करते हुए मन में सोच रहा था, सीनियर का ब्लड बैंक होने के नाते मैं ऐसा डरपोक पर्सन नहीं बनना चाहता जो एक छोटी सी नीडल से डर जाए। ओहो गाइस, तो अब पता चला कि शाओ की इस मोटिवेशन का रीजन तो लियान है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक नई नर्स शाओ का ब्लड निकालने के लिए आई हुई थी। शाओ चेयर पे बैठ चुका था और सारे प्रोसीजर्स हो गए थे। अब बारी थी ब्लड निकालने की, पर शाओ की बॉडी तो बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। वो बहुत ही ज्यादा टेंस लग रहा था। ये देख के लियान अपने दोनों हाथों से उसकी आंखों को कवर करते हुए कहता है, क्या ये बेहतर रहेगा अगर तुम अपनी आंखों को कवर कर लो और नीडल की तरफ ना देखो? तो आराम से करो, सब कुछ ठीक ही होगा। ये बोलते हुए लियान शाओ की आंखों को कवर कर लेता है और शाओ भी धीरे से ठीक है बोलता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि शाओ शांत हो जाता है। अब उसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं कांप रही थी। अपनी बॉडी को ऐसे शांत होते हुए देख के शाओ खुद से कहता है, हाँ, मैं एक्चुअली शांत हो गया।
वाओ! एक तरफ शाओ ये सारी चीजें सोच रहा था और वहीं दूसरी ओर लियान महसूस करता है कि शाओ की आईलैशेस बहुत ही लंबी लंबी थीं जो उसकी उंगलियों को टच कर रही थीं। देखते ही देखते शाओ का ब्लड टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और अब बारी आती है लियान के बाकी सारे टेस्ट्स कराने की। वो अपने फुल बॉडी चेकअप के लिए बेड पे लेट चुका था। नर्स उससे बोलती है कि अपना कोट निकालो और अपने कपड़े को थोड़ा सा ऊपर करो। लियान ठीक वैसा ही करता है। वो कोट निकालने के बाद अपनी टी शर्ट को थोड़ा ऊपर कर रहा होता है जिसकी वजह से उसके टैटूज नजर आने लगते हैं और शाओ वहीं खड़ा होके ये सब देख रहा था, या फिर यूँ कहा जाए कि उसका ध्यान सबसे पहले लियान की बॉडी पे ही जाता है। शाओ बड़े ही ध्यान से लियान को देख रहा था। उसकी स्किन और थोड़े से नजर आते हुए टैटू को देख के तो शाओ को कुछ कुछ होने लगता है। वो तुरंत दूसरी ओर मुड़ता है और बोलता है, सीनियर, मैं बाहर ही आपका वेट करूंगा। लियान ठीक है बोलता है तो शाओ तुरंत वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि बेचारा शाओ तो ब्लश कर रहा था। ओहो, लगता है बंदा शर्मा गया गाइस। शाओ को कमरे से ऐसे बाहर जाते हुए देख के लियान मन में सोच रहा था, हम दोनों तो आदमी हैं तो फिर उसे जाने की क्या जरूरत थी यहाँ से। थोड़ी देर बाद सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं और वो दोनों हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। लियान चलते चलते अपनी नेक को सहलाते हुए बोल रहा था, हाँ फाइनली मेरा हेल्थ चेकअप कंप्लीट हो ही गया। बहुत ढेर सारे प्रोसीजर्स करने पड़े। ये बोलते हुए लियान अपनी गर्दन को सहला रहा था और शाओ का ध्यान पूरी तरह से वहीं पे था। वो धीरे से लियान को पुकारता है, सीनियर। शाओ की आवाज सुन के लियान उसकी ओर देखता है तो शाओ आगे कहता है, क्या मैं आपको ब्रदर या फिर ब्रो बुला सकता हूँ? जब हम काम पे नहीं होंगे तो मैं आपको यही बुलाऊंगा। आई थिंक ऐसे बुलाने से हम थोड़ी ज्यादा करीब लगेंगे। लियान इस पे हामी भरते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें जैसे अच्छा लगे तुम वैसे बोलो। घर पे मेरा भी एक छोटा भाई है। ऑल्दो वो पहले मुझे ब्रो नहीं बुलाता था, पर काफी लोग मुझे ब्रो बुलाते हैं तो मैं इससे फेमिलियर हूँ। लियान की बात सुन के शाओ उससे पूछता है, वो आपको बुलाना नहीं चाहता? शाओ का सवाल सुन के लियान को रियलाइज होता है कि वो उससे ये सारी बातें क्यों बता रहा है। ये सब सोच के वो शाओ से कहता है कि ये सारी पास्ट की बातें हैं। ये बोलने के बाद वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वो थोड़ा सा सैड लग रहा था। गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि लियान की फैमिली उसे उतना प्यार नहीं करती। अब इसकी फैमिली कंडीशन क्या है ये आपको आगे के पार्ट्स में पता चल जाएगा। पर इसे अपनी फैमिली से बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला। लियान अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बात बदलते हुए कहता है, मेरा घर उस तरफ है, 3rd बिल्डिंग की तरफ। शाओ भी उसके पीछे चलते चलते पूछता है, किस फ्लोर पे? क्या वहाँ पे लाइटनिंग अच्छी है? लियान उसे बताता है, 19th फ्लोर पे। नॉर्मली सनलाइट बहुत ही अच्छा फील होती है और वहाँ का व्यू भी बुरा नहीं है। इस पे शाओ बोलता है, ओ बस ये काम से थोड़ा दूर है। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों बिल्डिंग के गेट पे पहुंच जाते हैं और लियान मन में सोच रहा था कि मुझे अपने लवली लेकिन पिकी कलीग के लिए लंच में क्या बनाना चाहिए। लियान अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शाओ गेट पे रुकते हुए कहता है, सीनियर, आज आपको परेशान करने के लिए सॉरी, मैं जा रहा हूँ। इस पे लियान पूछता है, हाँ तुम ऑलरेडी यहाँ आ गए हो तो क्यों न जाने से पहले तुम मेरे साथ खाना खा लो। शाओ जवाब देता है कि नहीं थैंक यू, मैं कुछ लेके नहीं आया इसीलिए मुझे इम्पोलाइट लगेगा ऐसे खाली हाथ आपके घर जाते हुए। मैं किसी और दिन फिर से आऊंगा आपसे मिलने ऑफिशियली। इस पे लियान बोलता है, वेल ठीक है, बाय बाय, और जाते टाइम केयरफुल रहना। ये बोलते हुए लियान मन में सोच रहा था कि अगर इसे अंदर नहीं जाना था तो फिर ये यहाँ तक मेरे साथ क्यों आया, सिर्फ मेरा घर देखने के लिए। ये तो कितना पोलाइट और नाइस जूनियर है। शाओ लियान को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियान अपने अपार्टमेंट में अपने बेड पे सोया हुआ था। उसकी हालत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसने 12 दिन लगातार ओवर टाइम वर्क किया था ऑफिस में। वो अभी ऐसे लेटा ही हुआ था कि तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो उठते हुए खुद से कहता है
क्या कुरियर सर्विस वाला आया है? पर मैंने तो कुछ नहीं मंगाया था, या फिर मैं कुछ मंगा के भूल गया। ये सारी चीजें सोचते हुए वो जाके दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने तो श्याओ खड़ा था अपने दोनों हाथों में पैकेट्स लेके। वो स्माइल करते हुए लियान से कहता है, मैं एक ऑफिशियल विजिट पे आया हूँ सीनियर, क्योंकि अब हम नेबर्स हैं।